हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में विचलनशीलता की मापों के अंतर्गत जो हम मानक विचलन का अध्ययन कर रहे हैं उसमें वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो बताने वाला हूँ। ये टॉपिक हमारे विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर का 4 पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ उन सभी कोर्सेज़ के लिए जिसमें स्टैटिस्टिक्स को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है, सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में विचलनशीलता की मापों में मानक विचलन का अवर्गीकृत समंकों का मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो सीखा था। और ये वीडियो वर्गीकृत समंकों के मानक विचलन के लिए है। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे वर्गीकृत समंकों का मानक विचलन ज्ञात करते हैं। तो वर्गीकृत समंकों के मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मानक विचलन बराबर करड़ी में सिग्मा एफ ब्रैकेट में एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, अवर्गीकृत समंकों के लिए सूत्र में ये जो एफ है ये वहाँ पर नहीं था। ठीक है, इसमें ये जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं इनका क्या अर्थ है तो हम देख लेते हैं। x जो है, x प्राप्तांक है, m क्या है, m मध्यमान है, n प्राप्तांकों की कुल संख्या और f जो हमारे प्राप्तांकों की आवृत्तियां हैं या वर्गों की आवृत्तियां हैं। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करके हम वर्गीकृत समंकों का मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अन्य सूत्र भी है जिसके द्वारा हम वर्गीकृत समंकों का मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र का उपयोग हम सामान्यतः तभी करते हैं जब हम मध्यमान जो है पूर्णांक में प्राप्त नहीं होता, दशमलव में आता है। वैसे हम दोनों में ही कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम जो ये सूत्र है हमारे सामने, इसका उपयोग हम तभी करते हैं जब मध्यमान पूर्णांक में नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसमें मध्यमान नहीं शामिल है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस सूत्र को सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसमें मध्यमान नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसका उपयोग जब हमें मध्यमान न ज्ञात करना हो और वर्गीकृत समंकों का मानक विचलन निकालना हो तो हम इस दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। हम इन दोनों ही सूत्रों पर एक एक सवाल को हल करेंगे और समझेंगे कि इन सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो पहला सूत्र है यह किस प्रकार के समंकों के मानक विचलन के लिए हम करेंगे। देखिए, हमारे पास जब सारणी तो हो, ठीक है, और सारणी में वर्ग न बनाए गए हों, उन प्राप्तांकों की आवृत्तियां केवल दी गई हों, तो ऐसी स्थिति में हम इस पहले वाले ये सूत्र का ही उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से। अच्छा, ये दूसरे सूत्र के में जो पद प्रयोग किए गए हैं ये कौन कौन से हैं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें इन पदों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो x है, ये ध्यान दीजिए सबसे मुख्य चीज़ कि यहाँ पर इस दूसरे फार्मूले में जो x है वह प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु है। अर्थात इसका प्रयोग, दूसरे सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब सारणी में वर्ग अंतराल और वर्ग बने हों। ठीक है ना, तब दूसरे सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और उसमें x जो पद आप देख रहे हैं वह हर एक वर्ग का मध्य बिंदु है। ठीक है, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स क्या है, आवृत्ति और मध्य बिंदु के गुणनफल का योग है। और एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर क्या है, आवृत्ति और वर्गों के मध्य बिंदु के स्क्वायर का योग जो हमारा है वह सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है। एन क्या है, एन कुल आवृत्तियों का योग है। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। अब आइए इन दोनों ही सूत्रों पर एक प्रश्न को हल करते हैं। तो एक उदाहरण हमारे सामने है। ये प्रश्न जो है 2023 में आया हुआ था, आप पेपर में देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आवृत्ति किस तरीके से दी हुई है, यहाँ पर हमारे आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए 10, 15, 10, 20, 25, 15, 25, 20, 17, 23। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वर्गों के रूप में नहीं है, सारणी के रूप में नहीं है, तो इसको हमें सारणी के रूप में बदलना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि आंकड़े में जो प्राप्तांक हैं वो एक से अधिक बार आए हुए हैं। जैसे ये 10 है, 10 यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, 15 भी 2 बार आया हुआ है, और भी जो है यहाँ पे प्राप्तांक 20 हैं जो 2 बार आए हुए हैं। तो इसको हम सारणी में लिखेंगे मगर आवृत्तियों के रूप में बदलेंगे। वो सारणी कैसे हम बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें सारणी को हमने पूरा ही बना दिया है, लेकिन हमें पहले क्या बनाना है, हमें इस तरह से x जो कि हमारा प्राप्तांक है और f उन प्राप्तांकों की आवृत्तियां हैं। आप ध्यान से नीचे से देखिए, 10 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 15 कितनी बार आया है, वो भी 2 बार, 17 1 बार, 20 2 बार आया है, 23 1 बार आया है और 25 2 बार आया है। ठीक है ना, इस प्राप्तांकों को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमने 2 कॉलम यहाँ पर बनाए हैं और x और f को हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि हमारा जो सूत्र है वह कुछ इस प्रकार से था, है ना। पहला हमारा जो सूत्र था वो क्या था, अंडर रूट सिग्मा f ब्रैकेट में x माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन n, ये हमारा सूत्र था। ठीक है, तो अब इसमें जो जो पद आ रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम इसमें m ज्ञात करना है। m यानी कि मध्यमान, x और f का मध्यमान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने मध्यमान का सूत्र पढ़ा था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा मध्यमान का सूत्र है। कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब सिग्मा एफ एक्स हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमारे पास x और f है। एफ एक्स का मतलब हमें f और x का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप तीसरे कॉलम में आप ध्यान से देखिए, तीसरे कॉलम में हमने एफ एक्स ज्ञात किया है। 25 दूना 50, 23 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, 23 आएगा, 20 दूना 40, 17 एकम 17, 15 दूना 30 और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा। और इनका सबका ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो 165 165 आ रहा है। और कुल आवृत्तियों का योग कितना है, तो हमारा 11 है। अब यहाँ से हम मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे कॉलम में हमने सिग्मा एफ एक्स ज्ञात किया और एफ सिग्मा एफ अर्थात एन ज्ञात कर लिया हमने। अब इस सूत्र में हम रखेंगे तो मध्यमान हमारा क्या आएगा, 165/11, और इसको भाग देंगे तो मध्यमान हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने मध्यमान ज्ञात कर लिया, एक चीज़ हमने ज्ञात कर ली। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ ब्रैकेट में x माइनस एम का होल स्क्वायर। तो हम एक एक करके x माइनस एम पहले ज्ञात करेंगे, फिर x माइनस एम का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे और x माइनस एम के होल स्क्वायर में f का गुणा करेंगे। तो हमें सिग्मा x माइनस एम का होल सिग्मा एफ x माइनस एम का होल स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 कॉलम यहाँ पर बना लिए हैं। और पहले हमारे जो शुरू में 3 कॉलम x, f और fx का था, अब यहाँ से हम x माइनस एम का, ये जो चौथा कॉलम है वो x माइनस एम ज्ञात करेंगे, यानी कि प्राप्तांकों से मध्यमान को घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्राप्तांक था वो 25, नीचे से शुरू करें अगर, तो नीचे से हमारा 10 था पहला, और 10 में से अगर हम 15 मध्यमान को घटाएंगे तो -5 बचेगा। दूसरा हमारा 15 था, 15 में से 15 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 17 में से 15 जाएगा तो 2 आएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 23 में से 15 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 25 में से 15 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब x माइनस एम हमने ज्ञात कर लिया। अब चूंकि सूत्र में x माइनस एम का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, अब x माइनस एम का होल स्क्वायर करेंगे, यानी x माइनस एम जो हमारा आया है इसका स्क्वायर करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, अब 10 आया है x माइनस एम, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 8 का करेंगे 64, 5 का 25, 2 का 4, 0 का 0 ही हो जाएगा और -5 का 25 आ जाएगा। अब हमने x माइनस एम का होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारा जो फार्मूला है वो x माइनस एम का होल स्क्वायर में f का मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, f का मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसमें हम f का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे से आइए देखते हैं। 25 में f का मतलब क्या है, 2 है यहाँ पर, तो 2 और ये 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा, 25 दूना 50 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और गुणे 1 तो ये 4 आ जाएगा, 25 गुणे 2 करेंगे 50 आ जाएगा, 64 गुणे 1 करेंगे 64 आ जाएगा और 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब हमने f
ब्रैकेट में x माइनस एम का होल स्क्वायर यहाँ पर ये ज्ञात कर लिया है। अब इसका हमें सिग्मा करना है, अर्थात इन सभी को जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिए एफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो 368 आएगा, 368 यहाँ पर आएगा। अब हमारे पास हमने जो फार्मूले में न्यूमरेटर में अंश के स्थान पे जो सिग्मा एफ एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसका मान ज्ञात कर लिया है 368। ठीक है, ये आ गया 368। और हमारे नीचे जो टर्म लिखा हुआ है n, वो हमें पहले से पता है 11। अब आइए इस फार्मूले में इसको हम रख देते हैं, और जैसे ही इस मान को रखेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा √368/11। और जब इसको भाग देंगे तो √33.454 आ जाएगा। ठीक है ना, और जब 33.454 का वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.78। और यही हमारा इन दिए गए आंकड़ों का अभिष्ट मानक विचलन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है ना, तो इस तरीके से हम मानक विचलन हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगर आंकड़े हमें इस तरीके से दिए हों कि सारणी में न लिखे हों, अवर्गीकृत तरीके से हों, मगर एक प्राप्तांक की आवृत्ति कई बार हमारे इन प्राप्तांकों के समूह में हो, तो ऐसी स्थिति में पहले हम उनको सारणी के रूप में बदल लेते हैं और फार्मूले के अनुसार जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद फार्मूले में रखते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर जो है 5.78 आ जाता है। ठीक है, आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है कि नहीं? तो अब हम जो है एक अन्य उदाहरण को लेंगे, जिसको हम अपना जो दूसरा सूत्र है, ये हमारा है ना, हमारा जो ये दूसरा सूत्र है, उस दूसरे सूत्र का उपयोग करके अपने जो है इस उदाहरण को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हमारे पास ये आंकड़ा दिया हुआ है, जो कि देखिए इसमें आंकड़े सारणी में दिए हुए हैं, वर्गों के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, वर्ग के रूप में दिए हुए हैं। तो जब वर्ग के रूप में दिए हुए हैं तो हम दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसमें x जो था वो क्या था, x जो है वर्ग के रूप में ही था। ठीक है, ये फार्मूला देखिए, ये जो फार्मूला है इसमें x क्या है, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु है, अर्थात 15 से 19 के बीच में जो संख्या आएगी वो x का मान हो जाएगा। 20 से 24 के बीच में जो संख्या आएगी वो मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम हम इस सूत्र में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, आवृत्ति और वर्गों का वर्ग, स्क्वायर और आवृत्तियों का गुणनफल इत्यादि जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं फार्मूले में वो पहले हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम वर्गों का मध्य बिंदु ही हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, 15 और 19 के बीच में जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 17 आएगी। कैसे हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, तो वर्गों की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, मध्य बिंदु ऑटोमेटिक आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम, जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे वीडियोज़ में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्गों की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मध्य बिंदु ज्ञात हो जाता है उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, fx की। देखिए क्योंकि फार्मूले में सिग्मा fx आ रहा है। ठीक है ना, फार्मूले में क्या आ रहा है, सिग्मा fx। तो सबसे पहले हमें fx ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद उसका हम योग ज्ञात करेंगे तो सिग्मा fx आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास x का मान आ गया है, नीचे से अगर देखें तो पहले वर्ग का मान मध्य बिंदु 17 आया है, 17 दूना 34 x इंटू एफ। तो 17 में 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। उसी तरीके से 33, 22 और 3 का गुणा करेंगे 66 आ जाएगा, है ना। 8 और 27 का गुणा करेंगे 216 आ जाएगा। उसी तरह से 12 और 32 का गुणा करेंगे तो 384 आ जाएगा। 10 और 37 का गुणा करेंगे 370 आ जाएगा। 8 और 42 का गुणा करेंगे 366 आ जाएगा। 6 और 47 का गुणा करेंगे 282 आ जाएगा। 1 और 52 का गुणा करेंगे तो 52 आ जाएगा। हमने यहाँ पर fx ज्ञात कर लिया, अर्थात यहाँ पर fx हमने यहाँ ये चीज़ जो है वो निकाल ली है। अब fx का सिग्मा यानी हमें fx को ऐड करना है तो 1740 आ गया। सिग्मा fx का मान कितना आ गया, 1740। ठीक, एक चीज़ हमने निकाल ली। अब हमारा ये सवाल उठता है, हमें चाहिए दूसरी चीज़ सिग्मा fx स्क्वायर, यानी कि
मध्य बिंदु का वर्ग करना है और उसमें आवृत्तियों का गुणा करना है। तो हमारे पास मध्य बिंदु तो ये है, इन सभी मध्य बिंदुओं का वर्ग करिए यानी 17 का स्क्वायर करिए, ठीक है। यानी इसमें क्या किया गया है, इस वर्ग का मध्य बिंदु 17 है तो 17 का स्क्वायर किया हमने इसमें, और किसका गुणा किया, इसकी आवृत्ति का। संगत आवृत्ति कौन सी है, तो 2 है, तो इसमें 2 का हमने गुणा किया। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका 558 आ जाएगा। उसी तरह दूसरे वर्ग में क्या किया गया है, दूसरे वर्ग का f यहाँ पे x क्या है, तो 22 है, तो आप 22 का स्क्वायर करिए, और इसकी आवृत्ति कितनी है, तो 3 है। आप देख सकते हैं कितनी है, 3 है। तो जब 22 का स्क्वायर गुणे 3 करेंगे तो 1452 आएगा। इसी प्रकार से सभी आवृत्तियों को आप गुणा करते जाइए, वर्ग करके क्या करते जाइए, मध्य बिंदुओं का वर्ग कीजिए और संगत आवृत्ति से गुणा कर दीजिए। तो सभी वर्गों का हमें fx स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा, ठीक। अब हमें चाहिए सिग्मा fx स्क्वायर, तो इन सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आएगा 63,910। कितना आ रहा है, 63,910 है ना, 63,910 ये आ रहा है। अब इसमें हम इन सभी को फार्मूले में रखेंगे। n का मान आप जानते हैं, कुल आवृत्ति 50 है और वर्ग अंतराल 5 है, तो यहाँ वर्ग अंतराल से भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी मानों को रखेंगे। तो आइए सूत्र में रखते हैं। जब सूत्र में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। सिग्मा fx स्क्वायर का मान आया है 63,910, तो 63,910 रख दिया। n का मान 50 है, नीचे 50 रख दिया, माइनस सिग्मा fx का मान कितना है, 1740, तो देखिए 1740 रख दिया, अपॉन n है तो हमने अपॉन 50 रख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर किया है और इसको जब हम सरल करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 1278.2 माइनस 1211.04। और जब इन दोनों को जो है माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो अंडर रूट 67.16 आने वाला है। और जब अंडर रूट 67.16 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपका आएगा 8.195, और यही आपका अभिष्ट मानक विचलन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। दूसरे सूत्र से, ये दूसरे सूत्र से हमने निकाला है। अगर हम चाहें तो इस सवाल को पहला सूत्र जो हमारा था अंडर रूट सिग्मा f ब्रैकेट में x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्गों का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम उस सूत्र से भी इसको निकाल के देख लेते हैं। इसी सवाल में पहला सूत्र अप्लाई कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो जब भी हमें वर्गीकृत आंकड़ों में ऐसी सारणी जिसमें वर्ग बने हों, तो उसमें अगर करना है हमें पहले सूत्र का प्रयोग, जो कि ये हमारे पास पहला सूत्र यही था। इस सूत्र के अनुसार जब हमें इस सारणी में ये सूत्र प्रयोग करना होगा तो हमें यहाँ पर x जो है वो मध्य बिंदु, वर्ग का मध्य बिंदु रखना होगा, ठीक। जबकि हमने जो पिछला उदाहरण लिया था उसमें क्या रखा था, उसमें हमने x को प्राप्तांक रखा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में हम x को क्या रखेंगे, वर्ग का मध्य बिंदु रखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें सवालों को हल करते हैं। कैसे, तो जैसा कि हमने यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें x माइनस m चाहिए, फिर x माइनस m का होल स्क्वायर, और x माइनस m के होल स्क्वायर में f का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो इतनी चीज़ चाहिए। उसके बाद हम इस सभी का सिग्मा अर्थात जोड़ करेंगे और कुल आवृत्तियों की संख्या n से जो है भाग दे देंगे। तो ठीक है, आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मध्यमान, हमें m चाहिए, क्योंकि सूत्र में m है। तो m ज्ञात करने के लिए सिग्मा fx अपॉन n, हमने सिग्मा fx पहले ही से ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर 1740 आया है, ठीक है। तो इस 1740 को में 50 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा n का मान 50 है। तो 1740 भागे 50 करेंगे तो 34.8 आपका आएगा, यानी मध्यमान हमारा 34.8 आ गया। अब इस मध्यमान से हम आगे की चीज़ों को ज्ञात करेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, x माइनस m। तो जब आप x माइनस m ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले नीचे से अगर आप शुरू करें तो नीचे वाला जो वर्ग है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, x माइनस m ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा,
x हमारा वर्गों का मध्य बिंदु है और m हमारा मध्यमान है। ठीक, तो नीचे से शुरू करते हैं, ये वाला वर्ग, ठीक है, इसमें हमने x 17 है और 17 x में से हमें क्या घटाना है, मध्यमान को, यानी 34.8 घटाना है। जब आप 17 में से 34.8 घटाएंगे तो -17.8 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप 22 में से 34.8 घटाएंगे तो 12.8 बच जाएगा। उसी तरह से 27 में से अगर इस 27 में से आप 34.8 मध्यमान को घटाएंगे तो -7.8 आ जाएगा। उसी तरह 32 में से अगर 34.8 आप घटाएंगे तो -2.8 आ जाएगा। 37 में से 34.8 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2.2। इसी तरह से सभी को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सभी वर्गों के मध्य बिंदुओं से मध्यमानों को घटा लिया है, x - m ज्ञात कर लिया। अब x - m हो गया। सूत्र में हमें x - m का होल स्क्वायर चाहिए, अर्थात हमें इन सभी x - m का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो नीचे से हम देखते हैं -17.8 का स्क्वायर करेंगे तो 316.84 आएगा। उसी तरह से -12.8 का स्क्वायर करेंगे तो 163.84 आएगा। -7.8 का स्क्वायर करेंगे तो 6.48 आएगा। -2.8 का स्क्वायर करेंगे तो 7.84 आएगा। और इसी प्रकार से ऊपर के सभी x - m का होल स्क्वायर हमने कर लिया है। ठीक है, लेकिन हमें x - m के होल स्क्वायर में f का गुणा करना है, यानी आवृत्ति का गुणा करना है, जैसा कि सूत्र में यहाँ पर दिया गया है। तो आइए इन सभी में f का गुणा करते हैं। अगर आप सभी में संगत आवृत्तियों को, यानी 316.84 में संगत आवृत्ति 2 जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, इसका जब आप गुणा करते हैं तो 316.84 में गुणा करेंगे तो 633.68 आएगा। उसी तरह से 163.84 में अगर संगत आवृत्ति इस 3 का गुणा करते हैं तो 491.52 आएगा। और इसी प्रकार से सभी x - m के होल स्क्वायर में आप संगत आवृत्तियों का गुणा करते चले जाइए और आपको f ब्रैकेट में x - m का होल स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ इस तरीके से ये प्राप्त यहाँ पर सबसे आखिरी वाले कॉलम में मिल जाएगा। और हमें फार्मूले के अनुसार सिग्मा f x - m का होल स्क्वायर चाहिए, तो सभी को जोड़ दीजिए। और जब सबको आप जोड़ते हैं तो 3358 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 3358 यही हमारा सिग्मा f x - m का होल स्क्वायर है। अब इसमें फार्मूले में हमें इसको रखना है और रखने के बाद n से भाग दे देना है, यानी कि कुल आवृत्तियों के योग से भाग दे देना है। ठीक है, तो आइए इसको भाग देते हैं। 3358 में हमने 50 से देखिए यहाँ पर भाग दिया है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर भाग दिया है तो क्या आया, √67.16 आया है। ठीक है ना, उसके बाद से इसका जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उत्तर आता है 8.195, जो कि हमारा दूसरे वाला सूत्र जो हमने शुरू में इस्तेमाल किया था उससे भी यही उत्तर आया था। तो आप देख रहे हैं एक ही सवाल में हमने दोनों सूत्रों का उपयोग कर लिया है। आपको किसी एक ही सूत्र का इस्तेमाल करके इसको हल करना है। ठीक है ना, किस दोनों सूत्र का जरूरत नहीं है। आप या तो पहला सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो दूसरा सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आप पहला सूत्र इस्तेमाल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आंकड़े बहुत ज़्यादा दशमलव में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, और दशमलव में जो कैलकुलेशन होती है वो गलत हो सकती है। तो कोशिश ये करिए कि आप आंकड़ों को ये जो दूसरी विधि है इससे हल करिए। ये जो हमारा यहाँ पर सूत्र आप देख रहे हैं, कोशिश यही करिए कि आप इस दूसरे सूत्र का ही उपयोग करके सवालों को हल करिए। इससे भी एक छोटी विधि है जिसका नाम ही है लघु विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करना। इससे भी एक छोटी विधि है, उसको भी हम इसी वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है ना, ताकि हमें एक ही साथ ये तीनों ही विधियां एक ही वीडियो में मिल जाएं, हमें सुविधा हो। आप इनमें से किसी भी एक विधि का उपयोग करके मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने दो विधियों को मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और मैं ये रिकमेंड आपसे यही करूँगा कि या तो आप दूसरी विधि जो कि ये है यहाँ पर लिखी हुई है उसको आप उपयोग करिए, या फिर अभी जो आगे मैं विधि बताने वाला हूँ उसको आप प्रयोग करिए। ठीक है ना, समझ में आया?
तो आंकड़ों, दिए गए आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार हम इन विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे कैलकुलेशन छोटी होती है और आसानी से गलती होने की संभावना कम होती है और हम आसानी से मानक विचलन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो सुविधा हो उसमें से किसी एक विधि का चयन करेंगे। आइए हम एक अलग दूसरी विधि जिसका मैंने अभी जिक्र किया है उसको हम पढ़ लेते हैं, लघु विधि द्वारा मानक विचलन। ठीक है, लघु विधि। लघु विधि क्या है? हमने जैसे मध्यमान ज्ञात करने की लघु विधि या कल्पित माध्य विधि सीखी थी, बिल्कुल वही यह विधि भी है। तो अगर आपको मध्यमान ज्ञात किए हैं कल्पित माध्य विधि से, वो चीज़ आपने सीखा है, तो यह लघु विधि भी द्वारा मानक विचलन भी ज्ञात आप करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले आप हमारी वो वीडियो जाके देख लीजिए कि कल्पित माध्य विधि द्वारा किस प्रकार से मध्यमान ज्ञात करते हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती ये भी विधि है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि लघु विधि द्वारा मानक विचलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो याद करिए, हमने वहाँ पर एक कल्पित मध्यमान वर्ग माना था, तो उसी तरह से दिए गए वर्गीकृत सारणी में हम एक कल्पित माध्य यहाँ पर मानते हैं। सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू आई, देखिए आई हमारा शुरू में ही है, आई इंटू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र है वह इसके पीछे अभी पिछली स्लाइड में जो हमने सूत्र पढ़ा था, तो बिल्कुल यही सूत्र था, केवल डी के स्थान पर एक्स था, वर्ग का मध्य बिंदु। लेकिन यहाँ पर क्या है? डी अर्थात डेविएशन अर्थात विचलन है कल्पित माध्य वर्ग से। ठीक है, कैसे? तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो जो पद इसमें प्रयोग किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। डी वर्गों का कल्पित मध्यमान वर्ग से विचलन। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो कल्पित मध्यमान है उससे विचलन हम यहाँ पर डी जो है व्यक्त करता है, और यही मध्यमान ज्ञात करने में भी था, याद करिए। ठीक है, उसी तरीके से सिग्मा एफ डी क्या है? एफ इंटू डी का, एफ और डी के गुणकों का योग। एफ डी स्क्वायर क्या है? विचलनों के वर्गों का और आवृत्तियों के गुणनफल का योग। और एन क्या है? हमारा कुल आवृत्ति। आई हमारा वर्ग अंतराल है, जो कि आप पहले भी जानते हैं। तो ये हमारा सूत्र है, और इसी सूत्र का उपयोग अगर आप करते हैं तो जान लीजिए बहुत आसानी से, सरलता से और छोटे में कम कैलकुलेशन के द्वारा आप मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। मैं तो इसी को रिकमेंड करता हूं कि आप परीक्षा में अगर वर्गीकृत आंकड़ों से आपको मानक विचलन ज्ञात करने को बोले तो आप इसी विधि का उपयोग करिए, लघु विधि का। ठीक है, आइए सीखते हैं कि कैसे हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे सवालों को हल करने में। तो हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया है। ठीक है, और उस आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं, आप देखिए 15 से 19, 20 से 24 है ना, और 25 से 29 ये वर्ग हैं हमारे, और उसके सामने उसकी संगत आवृत्तियों f को लिख दिया गया है। 2, 3, 8, 12, 10, 8, 6, 1। ठीक है, कुल योग कितना है? कुल आवृत्तियों का योग n का मान कितना है? 50 है। तो अब हमारे पास जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। सूत्र क्या था? सूत्र था सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, अंडर रूट और टोटल में इनटू हमने गुणा किया है आई का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सूत्र बना है। जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उन्हें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले डी का मान हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। डी क्या है? डी जो है कल्पित मध्यमान वर्ग से विचलन है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कल्पित मध्यमान वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो आप इसमें से ये जो हमारे पास वर्ग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है रो यहाँ पे हैं। 8 रो में जो सबसे बीच में आ रहे हैं, बीच के 2 वर्गों में से कोई एक वर्ग को आप कल्पित मध्यमान वर्ग मान लीजिए। तो हमने यहाँ पर 12, 30 से 34 वाले वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लिया है। ठीक है, ये जो है 30 से 34 वाला ये जो वर्ग है यही हमारा क्या है? कल्पित मध्यमान वर्ग है। और इस कल्पित मध्यमान वर्ग को जब हमने मान लिया है तो अब इसी वर्ग से हमें विचलन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, डी को ज्ञात करने के लिए एक कॉलम बनाएंगे डी वाला, और जिस वर्ग को हमने कल्पित मध्यमान वर्ग माना है उसका विचलन हम 0 लिख देंगे। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे सभी को +1, +2,
+3 +4 लिखते जाएंगे, अगर और भी है तो +5 लिखेंगे, है ना। अगर जहाँ तक है वहाँ तक बढ़ते जाएंगे, और जब इस कल्पित मध्यमार्ग वर्ग से नीचे की ओर हम जाएंगे तो क्या लिखते जाएंगे, -1 -2 -3। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया है, वर्गों को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में लिखा है, और सभी वर्गों का जो वर्ग अंतराल है वो एक समान है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे और उसके बाद इस ट्रिक का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। कल्पित मध्यमान वर्ग को 0 मानेंगे, उसका विचलन ऊपर की ओर +1 +2 +3 लिखते जाएंगे, और नीचे की ओर बढ़ेंगे जब तो -1 -2 -3 लिखते जाएंगे। तो ये हमारा डेविएशन ज्ञात हो जाएगा, डी का मान ज्ञात हो जाएगा। अब अगला जो पद है वो FD हमें ज्ञात करना है, FD, क्योंकि सूत्र में सिग्मा FD हमें निकालना है, तो पहले FD ज्ञात करेंगे फिर सिग्मा ज्ञात करेंगे। तो आइए FD ज्ञात करते हैं, F × D यानी कि आवृत्तियों और विचलनों का गुणनफल। तो 4 ऊपर से शुरू करते हैं, 4 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 6 में 3 का करेंगे तो 18 आएगा। 8 में 2 का करेंगे तो 16 आएगा। 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। और 12 में 0 12, 8 में 1 का करेंगे, 8 में -1 का करेंगे तो -8 आएगा। 3 में -2 का करेंगे तो -6 आ जाएगा। 2 में -3 का करेंगे तो -6 आ जाएगा। इस तरह से हमने FD ज्ञात कर लिया, और हमें इसका सभी का सिग्मा यानी कि सबका योग चाहिए, सिग्मा FD चाहिए। तो सिग्मा FD करेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 4 18 16 10 ये सभी के सभी जो है धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर 0 से नीचे जो है वो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। अर्थात इन सभी ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़िए और ऊपर की धनात्मक संख्याओं को अलग जोड़िए, और बाकी और धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को घटा दीजिए, और तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 28 आ जाएगा। चिन्हों के साथ इनको जोड़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नीचे के माइनस और ऊपर के प्लस हैं, ठीक है। तो माइनस वाले घट जाते हैं, प्लस वाले जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो कैसे ये होगा, ऊपर की संख्याओं को अगर आप प्लस वालों को जोड़ते हैं तो ये +48 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे की ये माइनस वाली संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो ये माइनस क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। -48 और इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं 48 और -20 करेंगे जब, तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। और वही सिग्मा FD देखिए हमने 28 लिख दिया है, ठीक। समझ में बात आ गई। अब हमारा अगला पद जो कि इस फार्मूले में FD² है, यानी D² का में F का गुणा करना है, यानी जो हमारे पास D आया हुआ है, D में आप F का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो D हमारा नीचे से शुरू करें अगर, तो D का मान आया है -3, और -3 में हमें F का गुणा करना है, अर्थात 2 का, यानी कि D² करिए। D² अगर आप करते हैं यहाँ पे तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें गुणा कर दीजिए 2 का। 3 3 के 9 दूना क्या जाएगा, 18। तो देखिए हमने यहाँ पर 18 लिख दिया है, समझ में आ गया। उसी तरह से -2 का आप स्क्वायर करेंगे और 3 का गुणा करेंगे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे और गुणा करेंगे 3 का, तो 2 दूना 4 और 3 12, तो यहाँ पे 12 हमने लिख दिया। इसी तरीके से आप सभी विचलनों का, सभी D का स्क्वायर करिए और उसकी संगत आवृत्तियों से गुणा करते जाइए। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमें FD² प्राप्त हो जाएगा। और FD² का हमें सिग्मा चाहिए, अर्थात योग चाहिए। तो FD² का अगर आप जोड़ेंगे तो 150 आएगा। क्या आएगा, 150। तो कुछ इस तरीके से 150 हमें प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सिग्मा FD भी हम ज्ञात कर चुके हैं और सिग्मा FD² भी ज्ञात कर चुके हैं। हमें n का मान भी यहाँ पर पता है 50, और i का मान भी पता है कितना, 5। अब इन सभी मानों को हम अपने सूत्र में रखेंगे, ठीक है। तो आइए इन सभी मानों को हम अपने सूत्र में रखते हैं, तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। i का मान देखिए हमने यहाँ पर 5 रख दिया है। i का मान क्या रख दिया है, 5। सिग्मा FD² का मान 150 आया था, n का मान नीचे 50 है, माइनस सिग्मा FD का मान 28 आया है, और अपॉन n 50 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, होल स्क्वायर है। और जैसे ही आप होल स्क्वायर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आता है अगला जो लाइन में आप आएगा वो 5√3 - 0.3136 आएगा, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आप तो 5√3 जो है 3 में से आप 0.3136 को जब माइनस करेंगे तो 5 × 2.6864 ये आ जाएगा।
और इसको जब आप 2.6864 का वर्गमूल निकालकर 5 से जब आप गुणा करते हैं तो उत्तर आपका आता है 8.195 और यही आपका अभिष्ट मानक विचलन हो गया इन वर्गीकृत आंकड़ों का। और यह लघु विधि द्वारा हमने मानक विचलन ज्ञात किया है। मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा आप इसी सूत्र का उपयोग करेंगे मानक विचलन ज्ञात करने के लिए। यदि आपके पास वर्गीकृत आंकड़े हों, ऐसे आंकड़े जिनमें वर्गों का निर्माण किया गया हो कुछ इस तरीके से और वर्गों की संगत आवृत्तियां उनके सामने दी गई हों, तो आप इसी लघु विधि का उपयोग करेंगे। समझ में आया? तो आशा है आपको ये चरण आपको समझ में आए होंगे, है ना। पहले मैं फिर से बता देता हूँ, पहले हमें कल्पित मध्यमान वर्ग मानना है। बीच के किसी वर्ग को आप मान सकते हैं। ऊपर की ओर +1 विचलनों को लिखते जाइए, +1 +2 +3। नीचे की ओर आप -1 -2 -3 लिखते जाइए कल्पित मध्यमान वर्ग से। फिर FD हमें ज्ञात करना है, F × D, सभी वर्गों का F × D ज्ञात कर लीजिए। फिर FD² ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद से सूत्र हमारा I √σFD² FD/n का होल स्क्वायर है। इसमें आप सभी मानों को रखिए और हल करेंगे तो बहुत सरलता से आप छोटे में बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप मानक विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें हमें मध्यमान को भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसके लाभ हैं, ठीक है। आशा है आपको ये विधि समझ में आई होगी और अन्य 2 विधियां भी मैंने जो आपको बताई वो भी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ना समझ में आई तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको निश्चित ही जो है वो समझ में आएगा। बहुत अच्छी हमने जानकारी आपको पूरी विस्तार से और डिटेल में यहाँ पर जो है आपको जानकारी दी है, ठीक है। बार बार आप इसको देखिए और जो है आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम इन मानक विचलनों की विधियों को तो समझ लिया, अर्थ को समझ लिया। अब समझते हैं कि इसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं, किन किन चीज़ों में मानक विचलनों का उपयोग किया जाता है। तो मानक विचलन हम जानते हैं कि ये सर्वाधिक स्थायी और विश्वसनीय मान है जिसकी वैधता और विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है सांख्यिकीय विश्लेषण में। तो हम इस जानते हैं कि जब सबसे अधिक स्थायित्व और वैधता वाला स्थायित्व वाला मान अगर विचलनशीलता का हमें ज्ञात करना है तो हम मानक विचलन का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में अगर मध्यमान का हम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान निकाल रहे हैं मध्यमान, तो अगर हमें मानक विचलन भी उसके साथ ही अगर ज्ञात करना है तो हम हमेशा मानक विचलन ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सांख्यिकीय विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में अगर हम मध्यमान का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर उसी विश्लेषण में मानक विचलन भी, अगर विचलनशीलता की भी कोई माप ज्ञात करनी है तो हम मानक विचलन का उपयोग करेंगे मध्यमान के साथ। उसके बाद अगर हमें सभी प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार महत्व देना हो तब, चूँकि हम जानते हैं कि मानक विचलन समूह के प्रत्येक प्राप्तांकों पर निर्भर करता है, ठीक है, हर एक प्राप्तांक पर निर्भर करेगा। इसलिए अगर हमें सभी प्राप्तांकों को महत्व देना है तो ऐसी स्थिति में भी हम मानक विचलन का उपयोग करेंगे। आगे उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण में भी सहसंबंध प्रसरण विश्लेषण, एनोवा, एनकोवा, है ना, इन सभी उच्च स्तरीय सांख्यिकीय विश्लेषणों में भी मानक विचलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आशा है आपको ये आज जो आपने इस वीडियो में सीखा कि वर्गीकृत समंकों से, आंकड़ों से कैसे हम मानक विचलन ज्ञात करते हैं, उसकी लघु विधि और बाकी दीर्घ विधियों को हमने यहाँ पर समझाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। और आज हमने इसमें अभी मानक विचलन के अनुप्रयोग को भी पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे जानना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और इसको लोगों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लोगों को मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।